डाउरी। आज हम पढ़ने वाले हैं डाउरी के बारे में, क्योंकि हमारा जेंडर जस्टिस में भी आता है, ऐसे एक छोटा-सा एक्ट है, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, हम वो भी देखेंगे। तो अगर आज का कंटेंट मैं जितना भी लाई हूँ, आप अपने एग्ज़ाम में लिखते हो, 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 15 नंबर के क्वेश्चन, तो इसमें आपका पूरा कवर हो जाएगा और आप लोग एक अच्छा मार्क्स, आई होप आप 9, 9.5 इतना तो आप ले ही लो, क्योंकि इसमें सारे केस लॉ हम सब कुछ देखने वाले हैं। पहले मैं बात कर लूँ क्या-क्या इंट्रोडक्शन, मीनिंग देखेंगे डाउरी का, क्या-क्या फैक्टर हैं जो कि लीड करते हैं हमारी सोसाइटी में डाउरी को लेके। फिर हम देखने वाले हैं इसका हिस्टोरिकल चीज़ें कि एंशिएंट टाइम में डाउरी का क्या कांसेप्ट था, मेडिवल में क्या आया, कॉलोनियल पीरियड में क्या चेंजेज़ आए, मॉडर्न एरा में अभी क्या है। फिर हम देखेंगे कि मुस्लिम लॉ के कॉन्टेक्स्ट में डाउरी क्या है या नहीं है। फिर हम सैलिएंट फीचर देखेंगे सारे पूरे डाउरी प्रोहिबिशन का सेक्शन वाइज़ विद केस लॉज़ सारे देखने वाले हैं, तो स्टे ट्यून्ड एंड इट्स माय रिक्वेस्ट टू प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। मैं हमेशा आपके कंटेंट लाती हूँ एंड दिस वीडियो इज़ स्पेशली फॉर माय लॉ लॉ स्टूडेंट्स। तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, आपके एग्ज़ाम तो इससे पूरा का पूरा निकल जाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। तो the practice of dowry has been a deep-rooted social level in many society, particularly in South Asian countries. तो जो प्रैक्टिस डाउरी का प्रैक्टिस है, दिस इज़ नॉट ओनली इन इंडिया, पर ये बहुत सारे कंट्रीज़ में है और स्पेशली ये साउथ एशियन कंट्रीज़ में है। ओके, इट इज़ ऑफन सीन एज अ फाइनेंशियल बर्डन ऑन द ब्राइड्स फैमिली, हैज़ बीन अ मेजर कॉज ऑफ हरासमेंट, क्रुएल्टी, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। तो डाउरी क्या है, स्पेशली एक फाइनेंशियल बर्डन है जो कि ब्राइड के फैमिली पे, ब्राइड के ऊपर ग्रूम की फैमिली के द्वारा दिया जाता है या फिर ग्रूम के द्वारा दिया जाता है। और इसके ना होने पे, लाइक डाउरी ना देने पे, बहुत सारे ये मेजर इश्यूज़ को राइज़ करता है। फॉर एग्जांपल क्रुएलिटी, मारपीट, डोमेस्टिक वायलेंस होता है, फिर हैरेसमेंट, ये सारी चीज़ें विमेन के अगेंस्ट में होते हैं। टू कर्ब measures have been enacted in India, most importantly the Dowry Prohibition Act 61। पता है दिस इज़ अ कर्स इन आवर सोसाइटी, और इस मीनस से लड़ने के लिए यू कैन से डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट है, और इसके अलावा भी बहुत सारे एक्ट हैं। फॉर एग्जांपल डोमेस्टिक वायलेंस है, इवन आपके क्रिमिनल लॉज बीएनएस में, और फिर आप जो पहले आईपीसी था उसमें भी वुमेन को लेके, डाउरी को लेके कुछ सेक्शंस दिए हुए हैं, तो वो भी इससे करता है। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट सबसे बड़ा मेजर लिया गया डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 ला के, विच में, और ये आपके जेंडर जस्टिस में भी आपको पढ़ना है, which makes the giving and taking of dowry a punishable offense. Despite this law, dowry continue to exist in our societal। ओके राइट, पता है, तो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट में ये दिया गया है कि गिविंग एंड टेकिंग ऑफ डाउरी बोथ आर पनिशेबल, और बट ये एक्ट होने के बाद भी आप देख सकते हो मिस टाइप है, तो आप देख सकते हो कि दिस इज़ द रियलिटी। आप स्टिल टुडे दिस इज़ लाइक अभी भी होता है हमारी सोसाइटी में। अभी रिसेंट भी अगर आप केसेस देखो तो, और ऐसा नहीं है कि इसका अब लाइक कोई इलिटरेट फैमिली है, पुअर फैमिली है, उसी के साथ ये डाउरी से रिलेटेड ऑफेंसेस हो रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दिस इज़ हैपनिंग टू ऑल द फैमिलीज़, और हर रोज़ केसेस देखने को मिलते हैं। अब हम चलते हैं मीनिंग के आगे, की डाउरी का स्पेशली मीनिंग क्या है। तो द डाउरी रेफर टू एनी प्रॉपर्टी वैल्यूएबल सिक्योर गुड्स गिवन और एग्रीड टू बी गिवन डायरेक्टली। तो डायरी क्या-क्या इंक्लूड करता है कि कोई भी वैल्यूएबल प्रॉपर्टी है, सिक्योरिटी है या फिर गुड्स है, सामान है, बहुत सारी चीज़ें, या फिर अगर आप एग्री करते हो फ्यूचर में देने के लिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, वो सब कुछ इंक्लूड होंगे, ये सब कुछ इसके स्कोप में आएँगे। 1 बाय वन पार्टी टू अ मैरिज टू द अदर पार्टी, और बाय द पेरेंट ऑफ ईदर पार्टी, और बाय एनी अदर पर्सन एट बिफोर और एनी द मैरिज इन कनेक्शन विद द मैरिज। तो ये डिमांड ग्रूम से भी हो सकता है, जो पार्टी मैरिज कर रही है उससे हो सकता है, उसकी फैमिली से हो सकता है, उसके पेरेंट्स से हो सकता है, या कोई भी ऐसा इंसान जो डिमांड करता है एंड दैट इज कनेक्टेड टू द मैरिज बिफोर और आफ्टर, दैट विल कंसिडर एज डाउरी। तो इन सिंपल वर्ड वी कैन से दैट डाउरी मीन्स मनी, प्रॉपर्टी और गिफ्ट डिमांडेड और गिवन बाय द ग्रूम और हिज फैमिली एज अ कंडीशन ऑफ मैरिज। तो इसको एक कंसिडरेशन की तरह देखते हैं, एक कंडीशन की तरह देखते हैं कि अगर ऐसा हुआ, अगर आप मुझे देते हो इतना अमाउंट, इतना पैसा या जो भी गुड्स हैं, प्रॉपर्टी हैं, तो फिर ये मैरिज होगी। तो ये कंडीशन बन जाता है, दिस विल हैज बिकम द कंडीशन। प्रेजेंट गिवन वॉलेंट्रली, वॉलेंट्रली यहाँ पे आप देखोगे विदाउट डिमांड एंड प्रॉपर्टी रिकॉर्डेड आर नॉट एज डाउरी अंडर लॉ। कि कोई भी चीज़ अगर कोई एज अ गिफ्ट आप दे रहे हो, वॉलेंट्रली दे रहे हो, विदाउट एनी डिमांड दे रहे हो, कोई भी प्रॉपर्टी या जो भी, तो उसको डाउरी में नहीं इंक्लूड करा जाएगा, बट वो वॉलेंट्रली होना चाहिए, आपके फ्री कंसेंट से होना चाहिए, कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए आपके ऊपर, राइट। अब हम देख रहे हैं फैक्टर्स दैट लीड टू डारी, कि ऐसे क्या-क्या फैक्टर है हमारे सोसाइटी में जो कि डारी को और ज़्यादा प्रोत्साहन देते हैं। तो पहला फैक्टर है पैट्रियार्कल सोसाइटी। ओके,
और दिस इज़ द वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट फैक्टर, क्योंकि ये जो पैट्रियार्कल सोसाइटी है ना, दिस इज़ अ माइंडसेट। इसका कोई रिलेशन नहीं है एजुकेटेड होने से या फिर पुअर होने से, लिटरेट होने से, कोई भी नहीं। दिस पैट्रियार्की इज़ अ माइंडसेट, और इसकी वजह से आप देखोगे कि बहुत पढ़े लिखे लोग बहुत ज़्यादा ये अभी आप नोएडा वाला केस देख रहे होगे, जज के फैमिली में ऐसा हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें एक माइंडसेट है। इन मेल डोमिनेटेड सोसाइटी वुमेन आर ऑफन कंसिडर्ड डिपेंडेंट ऑन मैन। कितनी भी हम सोसाइटी देख लें, स्टिल टुडे दिस इज रेलिवेंट दैट वुमेन आर कंसिडर्ड दैट दे आर डिपेंडेंट ऑन मैन, स्पेशली फाइनेंशियली। ओके, मैरिज इज सीन एज अ ट्रांसफर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डारी बिकम अ वे टू कंपनसेट द ग्रूम फैमिली। और मैरिज को हम ऐसे देखते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफर हो रही है। हमेशा से एक वुमेन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बिफोर मैरिज रही है अपने फादर या ब्रदर के ऊपर, और आफ्टर मैरिज दिस गेट ट्रांसफर टू हस्बैंड। तो ये माइंडसेट हमेशा से रहा है, और ये लीड करता है डारी डिमांड को। और डारी को हम ऐसे देखते हैं जैसे कि यहाँ पे एक कंपनसेशन की तरह देखते हैं। ओके, द सेकेंड रीजन इज सोशल स्टेटस एंड प्रेस्टीज। ओके, तो फैमिली ऑफन give heavy dowry to show off wealth and maintain or enhance their social image. Dowry is wrongly linked to with prestige and honor in the community. आप देखे होंगे कि इंडिया के बहुत से ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे डावरी को एक सोशल इमेज की तरह देखा जाता है कि ये ग्रूम है, इसको इतना डावरी मिला है, तो ये एक प्रेस्टीज है, लाइक हमारा ऑनर है, हमारे घर को इतना ज़्यादा डावरी मिल रहा है या हम दे रहे हैं। तो ये ऐसे होते आया है। और फिर फॉर एग्जांपल आप एक गांव समझो, उस गांव में जो सबसे पंचायत होती है, जो सरपंच है, उसके घर में इतना सारा डारी आ रहा है। तो दिस इज़ द ह्यूमन नेचर। यहाँ पे आप फिलॉसफी देखोगे कि बाकी जो लोग होंगे ना, दे ट्राई टू रीच दैट लेवल कि उनको इतना डारी मिला है तो हमें भी इतना डारी मिला, और वो अपनी एक कम्युनिटी में ही शो ऑफ करेंगे कि हाँ मुझे इस लड़के को इतना मिला, इस लड़के। इवन बहुत सारे ऐसे स्टेट है वहाँ पे तो प्राइस फिक्स कर दिया गया, गवर्नमेंट जॉब है तो आपको इतना मिलेगा, एक्स अमाउंट, प्राइवेट है तो एक्स अमाउंट। तो ऐसे-ऐसे करके वो प्राइस फिक्स हुआ है। ओके, सो नेक्स्ट हम देखते हैं रीज़न क्या है। मैरिज इज़ अ सोशल ऑब्लिगेशन। पेरेंट्स फील compelled to marry off their daughter sometime at any cost. The fear of not finding a suitable match without dowry pressure them to agree to demands, राइट? आप ऐसा देखे होंगे कि जब भी इवन पेरेंट्स अपने घर वालों को छोड़ो, आस पड़ोस वाले, अगर स्पेशली लड़की की एज 30 से प्लस हो गई, 35 प्लस हो गई, तो बोलने लगेंगे अब क्या, अब लाइक अब उम्र जा रही है, 40 हो गई, 45 हो गई, तो उसके बाद बोलते हैं कि अब तो लाइक शादी करनी ही है। तो मैरिज एक सोशल ऑब्लिगेशन की तरह देखा जाता है। और फिर डाउरी का प्रेशर आया, सुटेबल कोई भी लड़का नहीं देख पाए, क्योंकि इतने एज के लड़की से लड़के भी शादी ना करें, ऐसा वाला सीन आ जाता है। कौन करेगा भाई, कौन करेगा? आस पड़ोस आप बहुत सारे देखे होंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड, बिकॉज दिस इज समथिंग, दिस टॉपिक इज समथिंग जो हम अपने चारों तरफ कभी ना कभी देखें, एक्सपीरियंस किए, अपने घर में नहीं किए हैं, आसपास किए हैं, और ज़रूर ही देखे होंगे, जानते होंगे। आसपास भी नहीं देखे हैं तो आए दिन न्यूज़ में आता है। बीइंग अ लॉ स्टूडेंट आपको मालूम होगा। नेक्स्ट है इकोनॉमिक फैक्टर। ओके, groom's family view dowry as a means of gaining wealth. In some cases, the groom is treated as commodity whose value depends on his income, job और social position. अभी मैंने बताया था कि जो इकोनॉमिक फैक्टर है कि ग्रूम्स फैमिली क्या करती है कि डावरी को एक पैसा गेन करने, वेल्थ गेन करने के लिए, पैसा लेने के लिए ऐसे देखती है। और ये वैल्यू क्या होता है, फिक्स कर देते हैं कि आपके इनकम पे, आपके सोशल स्टेटस पे, आपके घर पे, आपकी प्रॉपर्टी पे, जॉब पे, इन सब पे क्या करेगा, डिपेंड रहेगा कि आप जितना ज़्यादा ऊँचे उस साइड से रहेंगे, उतना मोटा इधर से रकम मिलेगा। नेक्स्ट इज़ लिटरेसी एंड लैक ऑफ अवेयरनेस। लैक ऑफ एजुकेशन एंड अवेयरनेस अबाउट वुमेन्स राइट अलाउ द कंटिन्यूएशन ऑफ डाउरी प्रैक्टिस। ये भी सही है कि लिटरेसी, लैक ऑफ एजुकेशन स्पेशली रिलेटेड टू लॉज, कि वुमेन राइट्स से रिलेटेड वुमेन को ही नहीं पता होता है कि क्या उनके राइट हैं, एंड दिस इज़ द रियलिटी। नेक्स्ट इज़ वीक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ। ये भी मेरे को लगता है वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन है। ऑल्दो द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 एग्जिस्ट, पुअर enforcement and loophole in the system make the law ineffective in curbing the practice. कोई भी लॉ अगर हम बुक में बना के रख देते हैं तो उसका क्या ही मतलब हुआ जब इन्फोर्समेंट नहीं हो रहा है, तो जब उसका इम्प्लीमेंटेशन अच्छा नहीं होगा तो इम्प्लीमेंटेशन इज़ द मेन इशू। ओके, तो आप देखे होंगे कितने ही केसेस देखते हो हर रोज़। अगर मेरे को लगता है 100 केसेस हो रहे हैं तो रजिस्टर सिर्फ 10 ही होंगे, 9 ही होंगे, 5 ही होंगे, बाकी का कोई आइडिया नहीं होता। हम कितने ऐसे शादियों में खुद गए हुए हैं जहाँ पे ये चीज़ें हुई हैं, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली, और ये हमें बाद में पता चलता है या उस टाइम भी पता होता है। ये ऐसा एक प्रैक्टिस बन गया है, ये पैरेलल चलता है। शादी है तो ये तो होगा ही। कुछ कुछ ऐसे स्टेट में ये ऐसे होता है कि बिना डाउरी के तो शादी हो ही नहीं सकता। ये मेंटालिटी है। नेक्स्ट is gender inequality. Sons are often valued more than daughter. Family invest in sons' education, careers, expecting them to be breadwinner, while daughter are seen as a liability, reinforcing dowry demand. कि हम ये इसमें मैं चेंजेस कह सकती हूँ
बट दिस इज़ ऑल्सो एग्जिस्ट इन आवर सोसाइटी दैट सन आर वैल्यूड मोर देन डॉटर। आप अगर रा अभी हम राइट दे दिए हैं वुमेन को, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा देता है, लोग बोलते हैं हम दे दिए, कॉन्स्टिट्यूशन देता है इक्वल राइट टू एजुकेशन, बट फैमिली क्या करती है, सन को किसी दूसरे कॉलेज में जाने देगी, जो भी उसका ड्रीम कॉलेज है वहाँ पे भी भेज देगी। लड़कियों को पढ़ाने के लिए वो पैसे का, ये का, वो का 10 चक्कर आ ही जाता है, कहीं ना कहीं से तो आ ही जाता है। तो ये जेंडर इनइक्वालिटी भी, जेंडर जस्टिस हम पढ़ रहे हैं जिसमें पूरा का पूरा जेंडर इनइक्वालिटी ही हम देखने वाले हैं, तो ये तो आप पॉइंट लिखोगे ही। और ये एग्जाम में आप सारे पॉइंट वाइज लिख रहे हो, ये सारे रीजन दे रहे हो, तो यू विल गेट द नंबर। Tradition and custom. Dowry is often justified as an age-old custom. Many family continue it by blindly fearing social criticism if they refuse. कुछ फैमिली क्या करती है, वो जैसे हम पीयर प्रेशर में कुछ काम करते हैं ना, वो सोशल प्रेशर में आसपास वाले क्या कहेंगे, ये तो रिवाजी है, ये तो करना ही है, बट इन रियलिटी दे डोंट नो आवर हिस्ट्री। हमारे इतिहास में ऐसा क्या है, कैसा है, वो नहीं पढ़े हैं। अभी मैं भी नहीं बताने वाली, क्योंकि दिस इज समथिंग विच एवरी वन शुड एक्सप्लोर लाइक देमसेल्फ, खुद ही करे वो। नेक्स्ट, greed and consumerism. Greed is the like main reason. Rising materialism has turned marriage into an opportunity for the groom family to demand luxuries like car, property and money under the label of dowry. ओके, जो ये मटेरियलिज्म है कि कार चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए, मनी चाहिए, ये भी एक रीज़न बनते जा रहा है डाउरी का। ओके, तो ये इतने सारे हम पॉइंट देखें कि क्या रीज़न है सोसाइटी में कि ये इविल एग्जिस्ट करता है। अब हम देख रहे हैं कि क्या हमारी सोसाइटी में ये पहले से था, अलग-अलग टाइम में कैसे डाउरी चेंज हुआ, या क्या था भी या नहीं था, क्या सीन थे? तो हम स्टार्ट कर रहे हैं हिस्ट्री से। अब हमारा हिस्टोरिकल एवोल्यूशन क्या हुआ? एंशिएंट पीरियड में देखें, स्पेशली इन इंडिया, इन अर्ली वैदिक टाइम देयर वर नो डाउरी इन द एक्सप्लॉयटेटिव सेंस वी सी टुडे। ओके, जैसे आज हम देखते हैं एक्सप्लॉयटेशन, वैसे एंशिएंट टाइम में नहीं था। इंस्टेड देयर वर द कांसेप्ट ऑफ कन्यादान। उस टाइम क्या था? कन्यादान का कांसेप्ट था। कन्यादान का मतलब होता है गिफ्ट ऑफ द डॉटर। दिस इज़ अ हिंदी वर्ड, कन्यादान, where the bride family voluntarily give some gift, clothes, or ornament to the bride as a token of love to help her settle in her new home. तो कन्यादान का मेनली मतलब क्या था कि एक वॉलेंट्रली गिफ्ट था, क्लोथ था, ऑर्नामेंट था, या जो भी ज़रूरत की चीज़ें थी, वो ब्राइड एक नया सेटलमेंट कर रही है, अपनी लाइफ का शिफ्टिंग कर रही है, नया सेटल हो रही है, तो उसके हेल्प में एज अ आप आशीर्वाद कहिए, टोकन ऑफ लव, वैसे लोग देते थे। दिस प्रॉपर्टी वॉज कंसिडर्ड द वुमेन्स ओन वेल्थ, स्त्रीधन, ओवर विच शी हैड फुल राइट, और उस प्रॉपर्टी पे वुमेन का ही राइट था सिर्फ, स्त्रीधन, यू नो। फिर देखते हैं मेडिवल पीरियड में क्या ऐसा चेंज आया। ओवर द टाइम वॉलेंट्रली गिफ्ट सिस्टम ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ कंपल्सरी डिमांड फ्रॉम द ग्रूम साइड। और टाइम में चेंज आया, जो गिफ्ट कंपल्सरी नहीं था, जो वॉलेंट्ररी था, उसको कंपल्सरी बना दिया गया। एज पेट्रियार्की स्ट्रेंथन, जैसे ही पेट्रियार्की स्ट्रेंथ हुई एंड वुमेन्स रोल इन सोसाइटी वीकेंड, डाउरी शिफ्टेड फ्रॉम बीइंग अ ब्राइड राइट रीजन टू अ पेमेंट डिमांड बाय ग्रूम्स फैमिली। और ऐसा भी नहीं रहा कि अब ये कंपलसरी हो गया तो वो प्रॉपर्टी वुमेन का स्त्रीधन होगा, उस पर फुल राइट वुमेन का होगा, वो उसको वुमेन एंजॉय करेगी, नहीं, वो सीधे जाता है ग्रूम के हाथ में, ग्रूम के फैमिली के हाथ में, वो एक डिमांड बन जाता है। मैरिज अलायंसेस बिकम लिंक्ड विद फैमिली स्टेटस, कास्ट, वेल्थ एंड डाउरी वॉज ट्रीटेड एज अ प्राइस फॉर अ गुड ग्रूम। तो क्या हो गया, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स आने लगे। अब स्टेटस आ गया, कास्ट आ गया, वेल्थ आ गया, और फिर डाउरी को ऐसे ट्रीट करने लगा, जाने लगा कि अगर आपको कोई अच्छा ग्रूम चाहिए तो फिर प्राइस तो फिक्स है, गवर्नमेंट जॉब चाहिए, प्राइस तो फिक्स है, ये वाला सीन। कॉलोनियल पीरियड में देखो क्या होता है ब्रिटिश एरा में। ड्यूरिंग ब्रिटिश एरा सेवरल फैक्टर्स वर्सन द सिस्टम, कुछ चीज़ें और सिस्टम को खराब कर दी, मेडिवल से भी ज़्यादा खराब कर दी। women lost many of their inheritance right due to legal changes। बहुत सारे लीगल चेंज हो रहे थे, यू कैन से एक्सपेरिमेंट हो रहे थे ब्रिटिश एरा में, तो वुमेन क्या करी, अपने बहुत सारे इनहेरिटेंस राइट को खो बैठी। दिस इंक्रीज डिपेंडेंस ऑन डारी एज द ओनली वे फॉर अ वुमेन टू गेट प्रॉपर्टी। और क्या हुआ कि वुमेन को प्रॉपर्टी लेने के लिए ये आ गया डारी, एक बीच में सीन, एक ऐसा रास्ता बचा जिससे वो अपनी प्रॉपर्टी ले सके। एंड डारी बिकम अ वाइड स्प्रेड सोशल कस्टम नॉट जस्ट अमंग द अपर कास्ट बट अक्रॉस कम्युनिटीज़। ये सिर्फ अपर कास्ट तक नहीं सीमित रहा, ये सारे कास्ट, सारी कम्युनिटी और सब तक फैल रहा है, ये एक कस्टम बन गया, यू कैन से कि इसके बिना तो हो ही नहीं सकता शादी। मॉडर्न पीरियड में क्या हुआ, आफ्टर इंडिपेंडेंस द प्रॉब्लम ऑफ डाउरी बिकम टू severed that it led to harassment, cruelty and even death of women। मॉडर्न टाइम में इतने सारे डोमेस्टिक वायलेंस होने लगे। टू एड्रेस दिस द डीपी एक्ट विच इज द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 वाज पास्ड, डिक्लेयरिंग गिविंग, टेकिंग और डिमांडिंग डाउरी एज अ पनिशेबल ऑफेंस। और इस एक्ट में क्या किया गया कि गिविंग, टेकिंग एंड डिमांडिंग ऑफ डाउरी बिकम द पनिशेबल ऑफेंस। डिस्पाइट द लॉ डाउरी कंटिन्यू इन प्रैक्टिस, ऑफन डिस्टिंग्यूज्ड एज अ गिफ्ट और वॉलंटरी ऑफरिंग, और आज तक ये चलते आया है। अब देखते हैं कि डाउरी इन कंटेस्ट ऑफ मुस्लिम, क्या मुस्लिमों में भी डाउरी का कोई ऐसा प्रचलन है? Islam does not allow dowry. Instead, it prescribes meher, which is dower, a mandatory payment to the groom to the bride, which is
और पर्सनल राइट एंड प्रॉपर्टी क्या होता है, वहाँ भी कोई कंसेप्ट नहीं है डाउरी का, वहाँ मेहर का है, डावर का है, जो कि उस पे पूरा पर्सनल राइट होता है किसका? ब्राइड का। बट इन इंडिया मेनी मुस्लिम फैमिली स्टिल प्रैक्टिस ज़हेज़ फ़तीमा व्हिच इज़ डाउरी ड्यू टू कल्चरल इन्फ्लुएंस नॉट रिलीजन। इससे क्या होता है, ये कल्चरल इन्फ्लुएंस से प्रैक्टिस से यहाँ पे अब ज़हज़ फ़तीमा प्रैक्टिस होने लगा। बट डाउरी इज़ प्रोहिबिटेड फॉर ऑल बाय द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 बट मेहर इज़ वैलिड अंडर मुस्लिम पर्सनल लॉ। तो क्या है, डाउरी प्रोहिबिटेड है हर रिलीजन, हर कस्टम, हर पर्सनल लॉ में, बट मेहर क्या है, वैलिड है मुस्लिम पर्सनल लॉज़ में। अब हम देखते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस लेक्चर विच इज़ द सैलिएंट फीचर ऑफ डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट। इसी में केस लॉज हैं, इसी में सेक्शंस हैं, इसी से आपके एग्जाम के आधे से ज़्यादा नंबर आएंगे। जो ऊपर के पॉइंट हमने पढ़े थे ये सब थ्योरेटिकल थे, ये सारे आप लिखोगे तो ये एक्स्ट्रा जो प्लस पॉइंट लाने में मदद करता है वो है। बट यहाँ पे अब हम पढ़ने वाले हैं, ये क्वेश्चन ही डायरेक्ट आएगा कि राइट सैलिएंट फीचर ऑफ डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट। बहुत छोटा सा एक्ट है, 10-12 सेक्शन है, वो सारे सेक्शन हम देखेंगे, सारे उससे रिलेटेड ऑल पॉसिबल केस लॉज देखेंगे। और अगर सारे सेक्शन आप लिख दिए, बीच में आपका वो मिड टेस्ट वगैरह होता है, फिर सेमेस्टर एग्जाम होता है, मिड टेस्ट में तो सेक्शन वाइज आपने सारे सेक्शन लिख दिए, आपके 5 नंबर 10 नंबर मिल जाएंगे। जब बड़ा आंसर लिखना होगा, 6-7 पेज का आंसर लिखना होगा, उसमें आप सारी ऊपर की कहानी लिखोगे और ये भी लिखोगे, पूरे नंबर मिल जाएंगे। चलो डायरी प्रोहिबिशन एक्ट सैलिएंट फीचर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सेक्शन 1 आपका पता है इंट्रोडक्टरी होता है। सेक्शन 2 में डिफाइन है डायरी। डाउरी क्या है? एनी प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी गिवन, एग्री टू बी गिवन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय वन पार्टी टू अनदर और बाय पेरेंट रिलेटिव इन कनेक्शन विद द मैरिज इज डाउरी। तो डाउरी को क्या डिफाइन किया गया? हम पहले भी डाउरी के मीनिंग में पढ़े हैं कि गिविंग, एग्री टू बी गिव, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिमांड बाय द पार्टी, पेरेंट और एनी रिलेटिव जो कि मैरिज से कनेक्टेड है, मैरिज से रिलेटेड कोई भी डिमांड है वो डाउरी में आएगा। वॉलंटरी गिफ्ट एट द टाइम ऑफ मैरिज विदाउट डिमांड आर एक्सक्लूडेड। Voluntary gift at the time of marriage without demand are excluded if properly recorded. ओके, वॉलेंटरी गिफ्ट को क्या किया गया है, इसमें एक्सक्लूड किया गया है। और भी कुछ चीज़ें जो हैं जो एक्सक्लूड किया गया है विच इज़ द डावर, मेहर और मैरिज एक्सपेंसेस। जो भी मैरिज एक्सपेंसेस है, डावर है, मेहर है, एक्सक्लूड किया गया है। इसमें एक केस आता है अपा साहेब वर्सेस ऑफ महाराष्ट्र का। द इशू वाज वेदर द प्रोसिक्यूशन हैड प्रूव्ड द रिक्वायरमेंट कनेक्टेड बिटवीन द क्रुएलिटी और हैरेसमेंट इन डाउरी डिमांड टू सस्टेन अ कन्विक्शन अंडर सेक्शन 304 बी of IPCI. It reviewed the appellant's conviction and focused और established a clear link to the dowry demand defined dowry prohibition। तो इसमें क्या था, कनेक्शन दिखाना था कि क्या इसमें डाउरी क्रुएलिटी और डाउरी का कोई रिलेशन है या नहीं है, और वो लिंक साबित हुआ जो कि डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट में क्या है, मना है, और उसको देखा गया। ओके, तो ये केस में क्या था, भानु जगन प्रहान वर्सेस स्टेट ऑफ ओडिशा में क्या था कि एक हस्बैंड रिक्वेस्ट मनी फॉर फाइंडिंग जॉब फ्रॉम राइट फैमिली एंड ऑल्सो प्रॉमिस दैट ही विल रिटर्न द मनी वंस ही गॉट द जॉब। कोर्ट हेल्ड दैट इट इज नॉट डाउरी। अब हम देखते हैं कि डाउरी में क्या आएगा क्या नहीं आएगा। इस केस में क्या था कि हस्बैंड डिमांड करता है ब्राइड की फैमिली से कि आप मेरे को कुछ पैसे दे दीजिए कि मैं एक नया जॉब देख सकूं, और फिर वो ये भी प्रॉमिस करता है कि जॉब मिलने के बाद आई विल रिटर्न द मनी। कोर्ट हेल्ड दैट दिस इज नॉट डाउरी, दिस इज समथिंग लाइक लोन, तो इसको डाउरी से एक्सक्लूड किया गया। दिस इज इंपॉर्टेंट केस। फिर आता है हमारा एक दूसरा केस, स्टेट ऑफ एमपी वर्सेस जोगिंदर। इस केस में क्या है, डाउरी a demand of dowry was done for the purpose of construction of house. Court identify the essential ingredient of for conviction under section 304 IPC deal with the dowry death। तो इसमें क्या था, उसको घर बनाने के लिए पैसे चाहिए थे। कोर्ट ने इसको कहा नहीं 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 ये तो डाउरी है, और इसका लिंक भी डायरेक्ट देखा 304 बी IPC विच इज क्या है, डाउरी दिया गया है कि आपको कोई भी ऐसे लाइक सस्पेंस में डेथ होता है 7 साल तक शादी के साथ मैरिज में, और प्रूफ हो जाता है कि डाउरी है, तो फिर वो डाउरी आएगा ऐसे। चलो सेक्शन 3 क्या है, पेनाल्टी फॉर गिविंग और टेकिंग। Punishment in the is the minimum 5 year imprisonment and fine up to 15K 15,000 और value of dowry which is ever in more whichever is more। तो हम ये देखेंगे अक्सर डाउरी ही ज़्यादा होगा, आजकल 15 कौन ही लेता है। तो क्या है, मिनिमम 5 साल का इम्प्रिजनमेंट दिया गया है। पेनाल्टी फॉर गिविंग और टेकिंग, ये देखो देने वाले का भी है और लेने वाले का भी है, ये ध्यान रखना, सिर्फ लेने वाला ही नहीं है पनिशेबल। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट दोनों को पनिशेबल करता है। सेक्शन 4 क्या बोलता है, पेनाल्टी फॉर डिमांडिंग डाउरी। आ ही गया कि डिमांड करने में, व्हेन डिमांडिंग डाउरी विदाउट एक्चुअल एक्सचेंज इज पनिशेबल। अगर आप लिए नहीं हो, अभी दिया भी नहीं गया है, पर आप डिमांड कर रहे हो, तभी वो पनिशेबल है, और इम्प्रिजनमेंट है 6 month to 2 year इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन अप टू 10K। नेक्स्ट है सेक्शन 4A बैन ऑन एडवर्टाइजमेंट। सेक्शन 4A क्या करता है कि ऐसे जो भी चीज़ें हैं जो डाउरी को प्रमोट करते हैं या ऐसे सोशल लेवल को प्रमोट करते हैं, तो उस पर भी बैन है।
प्रोहिबिट एडवर्टाइजमेंट ऑफरिंग मनी प्रॉपर्टी इन रिटर्न फॉर मैरिज। अगर आप देखे होगे कि कोई टीवी सीरियल या फिर कोई मूवी भी आ रहा है और उसमें ऐसे कोई सीन दिखा रहे हैं, तो दिस इज मैंडेटरी, ये आप नीचे वो लिखो। जैसे कि हम स्मोकिंग, अल्कोहल और इन सब में लिखते हैं इंजूरियस टू हेल्थ, तो ये भी बैन है, ये गलत है, ये लिखना होगा। सेक्शन 5 क्या है? एग्रीमेंट फॉर डारी इज वॉइड, कि अगर कोई भी एग्रीमेंट होता है कि हाँ डारी का एग्रीमेंट बन गया, तो ये वॉइड होगा। एनी एग्रीमेंट फॉर फॉर गिविंग एंड टेकिंग डारी इज नल एंड अनइन्फोर्सेबल, और वो इन्फोर्सेबल तो एकदम नहीं होगा। इसमें एक केस है, रामबल वर्सेस हरियर सिंह, अ पर्सन फाइल सूट फॉर डिफॉल्ट फॉर मनी, डारी मनी, कोर्ट रिजेक्टेड, नॉट वैलिड। तो इसमें क्या है कि पहले तो ये डारी डिमांड करते हैं, नहीं आता है, ये कॉन्ट्रैक्ट बना लिए थे डारी का, वाह बेटा ये तो बहुत अच्छी बात कर लिए ये, और नहीं होता है तो फिर ये चले जाते हैं कोर्ट की, नहीं मिला मेरे को, कोर्ट रिजेक्ट करता है, इसमें पकड़े भी जाओगे। वो हाईवेमैन केस याद है ना, कि 4 चोर होते हैं, चारों चोरी किए हैं और आपस में पैसे बाँटने हैं उनको चारों को, और आपस में ही वो लड़ाई कर ली, अब उसके लिए वो चोरी के पैसे बाँटने के लिए कोर्ट चले गए। तो इसमें ये जो हमारा एक मैक्सिम आता है, एक साथ नहीं है। इसका मतलब होता है कि बोथ पार्टी आर इक्वली गिल्टी। जब दोनों लोग चोर हैं, तो इसमें दोनों जाएँगे, कोई जस्टिस-वस्टिस नहीं होगा, दोनों के साथ पकड़े जाएँगे। तो सेम केस ये डारी में भी आता है। सेक्शन 6, डारी टू बी फॉर द बेनिफिट ऑफ द वुमेन। एनी एग्रीमेंट गिवन मस्ट बी ट्रांसफर्ड टू द वुमेन विदिन सॉरी विदिन इन 3 मंथ, फेलियर कॉज़ इम्प्रिजनमेंट 6 टू 2 ईयर एंड फाइन। कि कोई भी बेनिफिट है वाइफ को दिया गया है, तो 3 महीने के अंदर ट्रांसफ़र करना होगा वुमेन को, नहीं होता है तो उसमें भी और 2 साल। सेक्शन 7 क्या बताता है कि ऑफेंस का नेचर क्या है? कॉग्निजेबल, नॉन बेलेबल है, नॉन कंपाउंडेबल है। नॉन बेलेबल मतलब क्या है? बेल नहीं होगी। नॉन कंपाउंडेबल मतलब कि बाहर सेटलमेंट भी कैन बी इनिशिएटेड बाय पुलिस, पार्टी और पेरेंट रिलेटिव, और ये किसी से भी इनिशिएट किया जा सकता है। पुलिस कर सकती है, पार्टी कर सकती है, पेरेंट कर सकते हैं। सेक्शन 8 ए बताता है बर्डन ऑफ प्रूफ। डाउरी का बर्डन ऑफ प्रूफ अब किस पे आता है? द बर्डन ऑफ प्रूफ इज़ ऑन द एक्यूज्ड टू प्रूव दैट द प्रॉपर्टी वाज़ नॉट डाउरी। तो ये प्रूफ भी जाता है किस पे? ग्रूम की फैमिली पे, कि आपको बताना होगा कि ये प्रॉपर्टी या फिर जो भी वेल्थ है, जो भी पैसे हैं, वो डाउरी नहीं है। तो बर्डन ऑफ प्रूफ भी उल्टा, हमारा लॉ वुमेन को इसमें सपोर्ट करता है। सेक्शन 8 बी डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर, कि क्या करता है? देयर इज़ पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट कैन अपॉइंट ऑफिसर टू प्रिवेंट एंड कलेक्ट एविडेंस ऑन डाउरी। कि स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकता है? एक ऑफिसर अपॉइंट कर सकता है उस डायरी से रिलेटेड एविडेंस कलेक्ट करने के लिए, और फिर इसको क्या करने, ऑफेंस को क्या करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए। सेक्शन 9 बताता है पावर टू मेक रूल्स। स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक रूल टू कैरी आउट द पर्पस ऑफ द रूल में इंक्लूड पावर ऑफ डायरी प्रोहिबिशन ऑफेंस, इन्वेस्टिगेशन, मेंटेनेंस। अलग-अलग जगहों पे जैसे कल्चर जो भी है, उसके हिसाब से स्टेट गवर्नमेंट रूल भी बना सकता है कि ये जो पर्पस है इस एक्ट का, उसको अंजाम दिया जा सके। जो मेन पर्पस है कि डायरी प्रोहिबिशन उसको प्रोहिबिट किया जा सके। इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड रूल बना दे, रिकॉर्ड मेंटेनेंस से कुछ रूल बना सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट। और फिर क्या है सेक्शन 10, रिपेल एंड सेविंग। रिपेल ओल्ड लॉज़ ऑन डायरी, एक्शन टेकन अंडर द ओल्ड लॉ रिमेन वैलिड। कि जो भी उससे जब तक ओल्ड लॉ है, उस पे एक्शन लिया गया है, वो तो वैलिड होगा, बट ओल्ड लॉ को क्या करता है? रिवेल करता है। तो यही सारे 10 सेक्शन थे। कुछ केसेस थे, केसेस लिखना एकदम मत भूलना। केसेस लिखो एग्जाम में, ये सारे टॉपिक पॉइंट वाइज लिखो, पॉइंट दे दो, पॉइंटर दे दो और आंसर लिखो। दिस वाज ऑल अबाउट डायरी। आपका एक बढ़िया आंसर बन गया ये। और स्पेशली लॉ वालों के लिए जेंडर जस्टिस का है सिलेबस, ओके। और ऐसे भी आ सकता है दूसरे टॉपिक में, डायरी से रिलेटेड सब कुछ इतना था, छोटा सा एक्ट है, 10 सेक्शन है, 1 से 10 तक हम लोग सारे सेक्शन भी देख लिए हैं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और फिर हमें कमेंट करो आपको क्या रिसेंटली वीडियो चाहिए, किस टॉपिक पे चाहिए, कैसे चाहिए, क्या आपको एग्जाम में मदद कर सकता है। डू कमेंट एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। हम इतना मेहनत करते हैं आपके लिए, आपको बस सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है। अगर आपको पसंद आया तो ये कोई प्रेशर नहीं है, दिस इज़ योर राइट। आपको लाइक अच्छा लगा तो लाइक करिए, और यस आप मेरे को ज़रूर कमेंट में बताइए कि आपको कैसा लगा। वीडियो सही लगा ओके लिखिए, अच्छा लिखिए, नाइस लिखिए, ख़राब लगा सजेशन मेरे को दीजिए। सब कुछ अपने राइट को एंजॉय करते हुए, और राइट सबका है, आप समझ रहे हो ना। आपकी राइट वहीं से ख़त्म होती है, वहीं पे ख़त्म होती है जहाँ से दूसरों की राइट स्टार्ट होती है। तो कोई आपत्तिजनक चीज़ें नहीं, और आप मेरे को सजेशन दीजिए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।